Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 25 March 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exams like PGI, AIMS NORCET, CHO and many more. Our first question is, which of the following is not a two-way communication? इनमें से टू वे कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? लेक्चर्स, ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, सिंपोजियम। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि टू वे कम्युनिकेशन और वन वे कम्युनिकेशन में फर्क क्या है। जैसे कि आप मुझे अभी सुन रहे हैं, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वन वे कम्युनिकेशन। मैं सेंडर हूं, मेरे द्वारा मैसेज आपको भेजा जा रहा है, आप यहां पर रिसीवर हैं, आप मैसेज को सुन रहे हैं और कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ वन वे कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर जो लेक्चर वाला ऑप्शन है, ये वन वे कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा टीवी, रेडियो, ये सभी वन वे कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल कह सकते हैं। यानी जिसमें सुनने वाला व्यक्ति फीडबैक नहीं दे रहा है, वो सभी वन वे कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल कहलाते हैं। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो व्यक्ति मैसेज को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा रहा है, उसके मैसेज रिसीव करने के बाद रिसीवर द्वारा अगर कोई रिस्पॉन्स या फीडबैक दिया जाता है, तो इसे आप टू वे कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। जैसे कि ग्रुप डिस्कशन में, पैनल डिस्कशन के अंदर कोई बात आप कहते हैं, सामने वाला सुनता है, उसके बाद में उसे वो बात समझ में आई है या नहीं आई है, या जो सवाल पूछा गया है उसका आंसर दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा, गलत दे रहा है या सही दे रहा है, इन चीजों को इंक्लूड किया जाता है। यानी दोनों तरफ से यदि मैसेज सेंड होते हैं तो टू वे कम्युनिकेशन, और अगर एक ही तरफ से लगातार मैसेजेस भेजे जा रहे हैं और सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो ये वन वे कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेजर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट इन द पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ट्रिप्सिन, एमिनोपेप्टाइडेज, पेप्सिन, पेप्टाइडेज। The correct answer is option A, trypsin. पैंक्रियाटिक जूस को डाइजेस्ट कर पैंक्रियाटिक जूस में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम मौजूद रहता है। ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a magnetic resonance imaging scan is prescribed for client with a suspected brain tumor. Which prescription should the nurse prepare to administer to the client before the procedure? आपके पास एक ऐसा पेशेंट है जिसे ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। इस चीज को डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर द्वारा MRI स्कैन टेस्ट लिखा जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेस्ट लिखा जाता है। इस टेस्ट को करवाने के लिए एज अ नर्स आप जब MRI सेंटर पर लेकर जाते हैं पेशेंट को, तो नीचे बताए ऑप्शंस में से किस चीज का एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है? एक बार फिर से समझिएगा, ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट में MRI करवाने से पहले कौन सा सब्सटेंस दिया जा सकता है? ओपियोइड्स, सिडेटिव्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटीहिस्टामिन्स। The right answer is option 2, sedative drugs. MRI स्कैन एक नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा बॉडी की अलग अलग
एंगल से इमेजेस निकालकर बॉडी टिश्यूज की स्ट्रक्चर, ब्लड फ्लो, ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज आदि को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एमआरआई करवाने के लिए हम पेशेंट को एक सिलेंडर शेप के स्कैनर के अंदर कुछ समय के लिए प्लेस करते हैं। जिन पेशेंट्स को क्लॉस्ट्रोफोबिया जैसी कंडीशन होती है, यानी कि बंद या छोटी जगह पर जाने से डर लगता हो, ऐसे पेशेंट में एमआरआई स्कैन करवाने से पहले उन्हें आई मास्क लगाया जाता है या सिडेटिव ड्रग्स दी जाती हैं, ताकि उनमें जो डर है इस क्लोज स्पेस के कारण वो कम से कम हो। ज़्यादातर पेशेंट जो कोऑपरेट कर सकते हैं, उन्हें हम सिडेटिव ड्रग एडमिनिस्टर नहीं करते, और जिन लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्लॉस्ट्रोफोबिया से सफरिंग है, उन्हें हम सिडेटिव देकर थोड़ा-सा रिलैक्स कर देते हैं, ताकि आसानी से उन्हें मशीन के अंदर डालकर, स्कैनर के अंदर डालकर एमआरआई का इमेज लिया जा सके। कुछ ऐसे डेवलप्ड सिस्टम्स हैं जहाँ पर एमआरआई प्रोसीजर को अब ओपन प्लेसेस पर भी किया जाता है। कई ऐसी एमआरआई मशीन्स बन चुकी हैं जिसमें हम ओपनली क्लाइंट को लिटाकर इमेजेस ले पाते हैं। उसमें मशीन के अंदर क्लाइंट को डालने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा ओपियोइड ड्रग, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स, इन सभी का क्लाइंट को इस टेस्ट से पहले एडमिनिस्टर करने का कोई पर्पस नहीं होता। Next question is action which halts the progress of disease at its incipient stage and prevents complication relates to which stage of prevention? आपको यहाँ पर लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में पूछा जा रहा है। किसी भी डिजीज को उसकी शुरुआती स्टेज के अंदर रोकना और इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को रोकना किस लेवल का प्रिवेंशन कहलाता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर ये सभी? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इस इन लेवल ऑफ प्रिवेंशन को याद रखने का सिंपल सा तरीका है। टोटल 4 लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। सबसे पहला प्रीमोर्डियल, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का ना तो डिजीज मौजूद होता है, ना ही किसी प्रकार का रिस्क फैक्टर मौजूद होता है। फिर आता है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जिसके अंदर पेशेंट पर्सन की लाइफ के अंदर रिस्क फैक्टर आ चुका है, लेकिन अभी डिजीज नहीं हुआ है। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर पेशेंट में रिस्क फैक्टर प्रेजेंस है, डिजीज कंडीशन भी हो चुकी है। और लास्ट आता है टर्सरी प्रिवेंशन, जिसके अंदर पेशेंट के अंदर रिहैबिलिटेशन पर जोर दिया जाता है। सबसे पहले पेशेंट को हम प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन करने के लिए हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। उन्हें ऐसी सभी चीज़ों से दूर रहने के लिए कहा जाता है जिसके कारण उनमें डिजीज हो सकता है, यानी रिस्क फैक्टर को लाइफ में आने से रोकते हैं। अगर आप किसी क्लाइंट के अंदर लंग कैंसर की बात करें, तो जब पेशेंट छोटी स्टेज में होता है तो उसे ये सिखाया जाता है कि अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो इससे आपको लंग कैंसर हो सकता है, तो उसे स्मोकिंग ना करने की सलाह दी जाती है। और अगर वो स्मोकिंग नहीं करता, हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है, तो उसके अंदर रिस्क फैक्टर नहीं आएगा और लंग कैंसर होने की संभावना खत्म हो जाएगी। तो ये प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन है। प्राइमरी लेवल के प्रिवेंशन उस समय किया जाता है जब व्यक्ति थोड़ा बड़ा हुआ और उसने स्मोकिंग करना शुरू कर दिया, या फिर पैसिव स्मोकर बन गया, यानी कि ऐसे लोगों के साथ रहने लगा जिन्होंने जो स्मोकिंग करते हैं और स्मोकिंग के कारण ये स्मोक उसके लंग्स में जा रहा है, तो उसके लाइफ में रिस्क फैक्टर आ चुका है जिससे उससे लंग कैंसर जैसी कंडीशन हो सकती है। तो अब हम इस लेवल के अंदर उसे ये सिखाएंगे कि आप इन आदतों को छोड़िए, ऐसे लोगों से दूर हो जाइए, अदरवाइज आपको लंग कैंसर हो सकता है। तो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर ऐसे सभी एक्शंस लिए जाते हैं जिससे कि रिस्क फैक्टर को कम किया जा सके और डिजीज के होने की संभावना को खत्म किया जा सके। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर पेशेंट में रिस्क फैक्टर मौजूद होने के कारण पेशेंट को अब डिजीज हो जाता है, यानी उसे स्मोकिंग करने के कारण लंग कैंसर हो चुका है। अब
इस सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर हम तुरंत उसे जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस करवाने की सलाह देंगे कि आपको अगर लंग्स में तकलीफ है, खांसी आ रही है, तो आप तुरंत जाएं हॉस्पिटल और डायग्नोसिस करवाएं कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है, लंग कैंसर है, टीबी है या क्या है, उसे पता करके तुरंत उसका ट्रीटमेंट लें। ये सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के इंटरवेंशन में इंक्लूड किया जाता है। और फाइनली जब पेशेंट एक स्टेज पर ठीक हो जाता है तो कोशिश की जाती है कि उसके लंग्स के फंक्शन को पहले की स्टेट में रिवर्स कर दिया जाए, यानी उसे पूरी तरह से रिहैबिलिटेट कर दिया जाए ताकि उसके अंदर ये डिजीज कंडीशन खत्म हो जाए। तो इस तरह से टोटल 4 लेवल ऑफ प्रिवेंशन है: प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड कलर यूरिन इज सीन इन विच एंटी ट्यूबरक्युलर ड्रग? इनमें से किस एंटी ट्यूबरक्युलर ड्रग को लेने से यूरिन का कलर रेड हो सकता है? रिफैम्पिसिन, इथाम्ब्यूटोल, आइसोनियाजेड, स्ट्रेप्टोमाइसिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रिफार्मसिन। रिफार्मसिन नाम की मेडिसिन यूरिन को डिस्कलर कर सकती है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली कई बार पूछी भी गई है। जो टीबी का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर टोटल 5 इंपॉर्टेंट मेडिसिन को इंक्लूड किया जाता है। आप चाहें तो इन्हें नोट कर लें, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली मेडिसिन आती है रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन। फिर आता है आइसोनियाजेड, आइसोनियाजाइड। उसके बाद में आता है पायराजिनेमाइड, पायराजिनेमाइड। फिर उसके बाद में आता है इथाम्ब्यूटोल। और फिर आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। आइए ब्रीफली इन सभी के बारे में रिवाइज कर लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो पेशेंट्स रिफाम्पसिन मेडिसिन ले रहे होते हैं उनके अंदर कुछ पर्टिकुलर बॉडी चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है चेंज इन मेमोरी। यहाँ पर गौर करिएगा, हम सबसे पहले आइसोनियाजिड मेडिसिन की बात कर रहे हैं। इसे शॉर्ट में आईएनएच के नाम से भी लिखा जाता है। जो लोग आइसोनियाजिड ड्रग ले रहे होते हैं उनमें मेमोरी के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, उनकी याददाश्त प्रभावित होती है, उनमें हेल्यूसिनेशन जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, इनके अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी कंडीशन हो सकती है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ चाहें तो नोट कर सकते हैं इसके बारे में। पेरिफेरल न्यूरोपैथी मोस्ट कॉमनली ये देखने को मिलता है किसके अंदर? जो लोग आइसोनियाजिड मेडिसिन ले रहे होते हैं। इसके अलावा गायनेकोमेस्टिया जैसी कंडीशन हो सकती है, यानी मेल्स के अंदर जो ब्रेस्ट है इनका साइज बढ़ सकता है। यूफोरिया जैसी कंडीशन हो सकती है। आइसोनियाजिड बेसिकली एक बैक्टीरियोसीडल मेडिसिन है, यानी ये बैक्टीरिया को किल कर देती है। और इन पेशेंट्स के अंदर जो कि आइसोनियाजिड ले रहे हैं विटामिन बी 6 की डेफिशिएंसी भी देखने को मिलती है, इसलिए इन्हें विटामिन बी 6 सप्लीमेंट साथ में दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफाम्पसिन मेडिसिन की, जो कि सबसे ऊपर लिखी गई है। ये भी एक बैक्टीरियोसीडल ड्रग है और इसे एम्प्टी स्टमक लेना होता है। इस ड्रग के द्वारा मोस्टली लीवर को डैमेज किया जाता है। पेशेंट के अंदर इस मेडिसिन को लेने के बाद जो यूरिन का कलर है, स्वेट का कलर है, वो रेड ऑरेंज हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड मेडिसिन की, जो कि है पायरेजिनेमाइड। पायरेजिनेमाइड को हम जेड नाम से डिनोट करते हैं। ये भी बैक्टीरियोसीडल ड्रग है और इसको लेने से भी क्लाइंट में लीवर डैमेज होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो लोग पायरेजिनेमाइड मेडिसिन लेते हैं उनके अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है, जिसके कारण उन्हें गाउट डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। और गाउट डिजीज में आप जानते हैं कि
आलूपुरिनॉल को हम ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों को पायराजिनामाइड लेनी होती है मेडिसिन, उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक के लिए कहते हैं, ताकि इस ड्रग का जो एक्स्ट्रा रिमेनिंग अमाउंट है वो बाहर डिसॉल्व होकर निकलता रहे और टॉक्सिसिटी डेवलपमेंट होने की संभावना कम से कम रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इथाम्ब्यूटोल मेडिसिन की। इथाम्ब्यूटोल के बारे में याद रखिएगा, ये बैक्टीरियोस्टैटिक मेडिसिन है, यानी ये बैक्टीरिया को किल नहीं करती, सिर्फ उनकी ग्रोथ को धीमा कर देती है या रोक देते हैं। और इसकी डोज अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा 1200 mg इसकी डोज होती है। इस इथाम्ब्यूटोल ड्रग के कारण ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकती है, यानी कि ऑप्टिक न्यूराइटिस कंडीशन हो सकती है, जिससे पर्सन का जो विजन है वो प्रभावित हो सकता है, उसमें कलर ब्लाइंडनेस या कंप्लीट ब्लाइंडनेस जैसी स्थिति बन सकती है। और याद रखिएगा, अगर किसी बच्चे को 6 साल से कम उम्र का है बच्चा और उसे टीबी हो गई है, तो हम इस ड्रग को अवॉइड करते हैं, उसे ये मेडिसिन नहीं देते हैं। लास्ट हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ड्रग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटी ट्यूबरक्यूलर थेरेपी ड्रग थी, यानी सबसे पहले इसी ड्रग को ढूंढा गया था, इन्वेंट किया गया था। इस मेडिसिन को हम इंजेक्शन के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं और इस ड्रग के कारण 8th क्रेनियल नर्व डैमेज हो सकती है, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व डैमेज हो सकती है, जिससे पर्सन में हियरिंग लॉस हो सकता है, यानी उसकी सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। और कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मान लीजिए किसी क्लाइंट को आप एंटी टीबी ड्रग दे रहे हैं और वो कहता है कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, उसके कानों में घंटियों जैसी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ऐसा फाइंडिंग होने पर आप किस ड्रग की टॉक्सिसिटी को आइडेंटिफाई करेंगे? तो वहाँ पर आप बता सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी नहीं दी जाती। ये टेरेटोजेनिक ड्रग है, यानी ये बच्चे में एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर सकती है। और याद रखिएगा, ये बैक्टीरियोसीडल है, यानी बैक्टीरिया को किल करती है। तो इस तरह से ये राइप्स नाम से याद रखना है, जिसमें 5 मेडिसिन्स हैं: रिफाम्पिसिन, आइसोनियाज़ेड, पायराज़िनामाइड, इथाम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। Next question is, the milk produced during the initial few days of lactation is called। डिलीवरी के बाद शुरुआती दिनों में ब्रेस्ट से निकलने वाले मिल्क को आप क्या कहते हैं? कॉलोन, कोलोस्ट्रम, कॉल्यूमन या लैक्टेटिंग मिल्क? Important question. Yes, exactly. Option B is correct here. जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद पहले 1 से 3 दिन के बीच में जो पीले रंग का गाढ़ा दूध निकलता है ब्रेस्ट से, उसे हम कोलेस्ट्रॉम के नाम से जानते हैं। ये गाढ़ा पीला दूध बच्चे के लिए अमृत से कम नहीं होता, क्योंकि बच्चे की इनिशियल लाइफ को शुरू करने और उसमें इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए सभी कंपोनेंट पर्याप्त मात्रा में इसमें मौजूद होते हैं। कोलेस्ट्रम के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन की मात्रा, एंटीबॉडीज की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जो बच्चे में सर्वाइवल के लिए इम्यूनिटी को डेवलप करवाती है। और इसी वजह से कहा जाता है कि बच्चे को जन्म के बाद मदर के ब्रेस्ट से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध जरूर पिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज वर्निक्स-कॉर्साकॉफ सिंड्रोम? इनमें से किस विटामिन की कमी होने पर वर्निक्स-कॉर्साकॉफ सिंड्रोम हो सकता है? विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 6? ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। विटामिन बी 1, जिसे आप थायमिन के नाम से भी जानते हैं, उसकी कमी होने से बेरी बेरी डिजीज, वर्निक्स कॉर्साकॉफ डिजीज जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंटी डी शुड बी गिवन फॉलोइंग RH पॉजिटिव डिलीवरी विद इन।
अगर किसी RH नेगेटिव मदर में RH पॉजिटिव बेबी है तो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए डिलीवरी के कितने घंटों के अंदर अंदर उसे एंटी डी इंजेक्शन लगाना चाहिए? 6 घंटों में, 24 घंटों में, 72 घंटों में या 7 दिनों में? एंटी डी इंजेक्शन कितने दिनों में या कितने घंटों में लग जाना चाहिए? प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। यस, एग्जैक्टली 72 आवर्स के अंदर। याद रखिएगा, एंटी डी गामा ग्लोबुलिन का इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर रूट से डिलीवरी के 72 घंटों के अंदर और 300 माइक्रोग्राम डोज के साथ लगा देना चाहिए। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 C's that include coughing, choking during feeding and unexplained cyanosis is associated with। आपको बताना है कि नीचे बताए ऑप्शंस में से किस कंडीशन के होने पर कफिंग, चॉकिंग और साइनोसिस जैसी फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं, स्पेशली फीडिंग के दौरान। क्या ये ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला होने पर मिलती हैं, क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट होने पर मिलती हैं, पाइलोरिक स्टेनोसिस होने पर मिलती हैं या GERD कंडीशन होने पर मिलती हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होने पर मिलती हैं? प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला कंडीशन। क्या होता है ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला कंडीशन, इसे समझ लेते हैं। ये मान लीजिए किसी क्लाइंट का इसोफेगस है, यानी फूड पाइप है जिससे हम फूड खाते हैं और ये स्टमक तक पहुंचता है। दिस इज द इसोफेगस। अब इस इसोफेगस के आगे की तरफ मान लीजिए यहाँ पर एक और पाइपलाइन पाई जाती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम ट्रेकिया के नाम से जानते हैं, और ये ट्रेकिया आगे दो हिस्सों में डिवाइड होकर लंग्स तक एयर को पहुंचाने का काम करती है। अब नॉर्मल कंडीशंस के अंदर क्या होता है, ईसोफेगस का रूट अलग है और ट्रेकिया का रूट अलग है। लेकिन किसी बच्चे में, किसी न्यूबॉर्न बेबी में अगर जन्मजात रूप से कंजाइटनली ईसोफेगस और ट्रेकिया के बीच में एक कनेक्शन बन जाए, एक ओपनिंग बन जाए, जिसके कारण जो एयर है वो ईसोफेगस में जाए और फूड आइटम ईसोफेगस से लंग्स में चला जाए, तो ये कंडीशन ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर गौर कीजिएगा, फिस्टुला शब्द जहां भी आपको देखने को मिले, इसका मतलब होता है दो चीजों के बीच बना एबनॉर्मल कनेक्शन। दो चीजों के बीच में बना एबनॉर्मल कनेक्शन फिस्टुला कहलाता है। तो यहाँ पर ट्रेकिया और ईसोफेगस के बीच में एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है, एक ओपनिंग बन जाती है, जिससे फूड जो है लंग्स में जाने लगता है और एयर जो है ईसोफेगस के थ्रू स्टमक तक पहुंचती है, जिससे बच्चे के अंदर फीडिंग करते समय साइनोसिस देखने को मिलता है, यानी उसके हाथ पांव नीले पड़ने लगते हैं। बच्चे को खाना ट्रेकिया में जाने के कारण बहुत ज्यादा कफिंग आती है, खांसी आने लगती है और कई बार उसे चॉकिंग जैसी कंडीशन भी फेस करनी पड़ती है। तो याद रखिएगा, अगर ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला जैसी कंडीशन है तो 3C सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जो कि हैं कफिंग, चॉकिंग ड्यूरिंग फीडिंग एंड अनएक्सप्लेन्ड साइनोसिस। आप चाहें तो आपके रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट कंडीशन के अंदर जन्मजात रूप से कंजाइटनली लिप्स और पैलेट वाले हिस्से का सही तरह से निर्माण नहीं हो पाता, इनमें ओपनिंग या कट मौजूद होता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस कंडीशन के अंदर जो ईसोफेगस स्टमक और ड्यूडेनम के बीच का कनेक्शन होता है, वहां की सेल्स का साइज बढ़ जाता है, जिसके कारण वहां ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है और फूड आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव नहीं कर पाता स्टमक से, और बच्चे में इस कंडीशन के होने पर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग जैसी कंडीशन देखने को मिलती है।
GERD कंडीशन होने पर स्टमक कंटेंट माउथ की तरफ रिगर्गिटेट करता है, जिससे क्लाइंट में हार्टबर्न जैसी फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, hospital acquired infection referred as an infection acquired after hours of admission। हॉस्पिटल में एडमिशन के कितने घंटे बाद यदि क्लाइंट को इन्फेक्शन हो तो हम उसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कह सकते हैं। 48 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, डिस्चार्ज के बाद या 72 घंटे बाद। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आफ्टर 48 आवर्स। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं और ये इन्फेक्शन किसी भी पेशेंट के हॉस्पिटल में 48 घंटे के एडमिशन के बाद होता है या फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 48 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है। ड्यूरेशन को याद करिएगा, पेशेंट ने हॉस्पिटल में एडमिशन लिया, 48 घंटे निकल गए, इसके बाद कोई इन्फेक्शन हुआ तो वो हॉस्पिटल इन्फेक्शन है, या फिर पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज होने के 48 घंटे बाद तक भी उसे कोई इन्फेक्शन होता है तो भी आप उसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से जानेंगे। 48 घंटे को जरूर याद रखिएगा, डिस्चार्ज के बाद और एडमिशन के बाद पूरा ड्यूरेशन है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है तो आप बता सकते हैं यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और इसका मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछ लें तो आप बता सकते हैं ई कोलाई नामक बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द डिजीज caused by the deficiency of hormone insulin। अगर बॉडी में इंसुलिन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में ना बन पाए तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज कंडीशन हो सकती है? डायबिटीज इंसिपिडस, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डायबिटीज मेलाइटस या फिर डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। अगर शरीर में पैंक्रियास की बीटा सेल्स के द्वारा पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं किया जा रहा है तो इससे होने वाली कंडीशन डायबिटीज मेलाइटस कहलाती है। डायबिटीज मेलाइटस कंडीशन होने पर 3P साइंस देखने को मिलते हैं, जिसमें पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया इंक्लूडेड हैं। यानी बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा यूरिन पास करना, बहुत ज़्यादा भूख लगना। डायबिटीज इंसिपिडस कंडीशन शरीर में एंटी डायूरेटिक हार्मोन के कम बढ़ने के कारण होती है, जिससे कि एक्सेसिव यूरिन आउटपुट देखने को मिलता है। कई केसेस के अंदर तो पर्सन डायबिटीज इंसिपिडस कंडीशन होने पर डे 20 लीटर तक यूरिन आउटपुट भी दे सकता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कंडीशन मेनली मेल्स को प्रभावित करती है और इस कंडीशन के होने का कारण एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की प्रेजेंस को माना जाता है। यानी मेल्स के अंदर अगर 47 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, यानी एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम मौजूद है, तो ये सिंड्रोम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से जाना जाएगा। डाउन सिंड्रोम एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे आप ट्राइसोमी 21 कहते हैं, यानी कि 21वें क्रोमोसोम के नंबर में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ जाता है, यानी कि 2 की जगह 3 क्रोमोसोम्स 21वें नंबर पर पाए जाते हैं और ये कंडीशन डाउन सिंड्रोम के रूप में कहलाती है, या इसे आप ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रग टू बी गिवन ड्यूरिंग डायरिया इज। अगर किसी बच्चे को डायरिया हो जाए तो कौन सी ड्रग दी जाती है? कोट्राइमोक्साजोल,
जिंक, नैलिडिक्सिक एसिड, सिफैक्सिम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जिंक। WHO और यूनिसेफ ने ये रिकमेंडेशन दिया है कि अगर किसी बच्चे को डायरिया जैसी कंडीशन होती है तो ट्रीटमेंट के साथ साथ उसे जिंक सप्लीमेंट भी दिया जाए। अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से कम है तो उसे हर दिन 10 mg जिंक दिया जाए और ये 10 से 14 दिन तक लगातार देना है। और अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से ज़्यादा की है और उसे डायरिया हुआ है, तो ओआरएस ट्रीटमेंट के साथ-साथ उसे जिंक टैबलेट्स भी देनी है और इसकी जो डोज़ है वो 20 mg पर डे होनी चाहिए। 6 महीने से कम के बच्चों को 10 mg पर डे और 6 महीने से ज़्यादा उम्र के बच्चों को 20 mg पर डे जिंक देना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ which of the following food should be avoided when the patient is on MAOI? अगर किसी क्लाइंट को आप मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग दे रहे हैं तो इसे कौन सा फूड सब्सटेंस नहीं खाने के लिए कहा जाएगा? कैल्शियम रिच फूड, टायरामाइन कंटेनिंग फूड, एलेनिन कंटेनिंग फूड या ग्लूटीन रिच डाइट? प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग जिन पेशेंट्स को दी जा रही होती है उन्हें हम हमेशा टायरामिन वाले फूड सब्सटेंस नहीं खाने के लिए कहते हैं। ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर टायरामाइन मौजूद है उसे इन लोगों को इस दवा के साथ नहीं खाना चाहिए। अदरवाइज इन क्लाइंट के अंदर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी वाली कंडीशन हो सकती है। मान लीजिए किसी पेशेंट ने MAOI ड्रग ली, उसके बाद टायरामिन फूड सब्सटेंस खा लिया, तो अचानक उसका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण उनमें ऑर्गन डैमेज, ऑर्गन फेलियर हो सकता है और अगर समय पे इलाज नहीं हुआ, हॉस्पिटल नहीं पहुंचा, तो उसकी डेथ होना निश्चित है। यानी वेरी हाई बीपी कंडीशन, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी वाली स्थिति यहाँ बन जाती है। इसके अलावा याद रखिएगा, ये जो मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग है, ये हमारे शरीर के अंदर मौजूद मोनोएमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम टाइप ए और टाइप बी दोनों की ही एक्टिविटी को रोक देती है। और इस ड्रग का इस्तेमाल बेसिकली हम एंटी डिप्रेसेंट के रूप में या फिर ऐसे पेशेंट जिन्हें पैनिक डिसऑर्डर्स हैं या सोशल फोबिया जैसी कंडीशन है, तो इसके ट्रीटमेंट में MAOI ड्रग मेनली यूज की जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और रेगुलर इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।